Hi everyone, welcome to the channel of IPC Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to talk on a very special topic, that is how to solve the physics numerical. Yes, the number of student faces a huge problem while solving the physics numerical. तो यहाँ पर मैंने कुछ important tips लिखे हुए हैं जिनका आप यूज़ करके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है यहाँ पर, रीड द टॉपिक और द चैप्टर ऑफ विच यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला तो आपका काम यही होने वाला है कि जो भी टॉपिक या चैप्टर से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, पहले उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट एंड लर्न द फॉर्मूलाज ऑफ दैट टॉपिक। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको नोट डाउन करना है और साथ ही साथ में उनको लर्न करना है। जब आप लर्न करते हो तो आप ये दिमाग में आपको याद रखना है कि उसमें दी गई हुई जितने भी टर्म्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि m का मतलब क्या है वहाँ पर मास, a का मतलब क्या है एक्सेलरेशन, अलॉन्ग विद देयर SI यूनिट्स एंड CGS यूनिट्स के साथ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मास का SI यूनिट क्या हो जाएगा kg, और उसका CGS यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम, और एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका CGS यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला इसी तरीके से याद रखना है कि उसमें दी गई हुई टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए और साथ साथ में उनका यूनिट्स भी आपको मालूम होना चाहिए। देन उसके बाद जब हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से इसको करना है, रीड द न्यूमेरिकल वंस एंड ट्राई टू इमेजिन व्हाट इट सेज अबाउट। तो आपको सबसे पहले तो एक बार न्यूमेरिकल को ऐसे ही रीड कर लेना है, और जब आप रीड कर रहे होते हो तो तब आपको न्यूमेरिकल्स को इमेजिन करना होता है। अगर उसका इमेज आपके ब्रेन पर बनता है सो दैट मीन्स उस न्यूमेरिकल को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट टाइम जब आप रीड करोगे, रीड द न्यूमेरिकल बाय ब्रेकिंग इट इनटू पार्ट्स। फिर जब आप दोबारा न्यूमेरिकल्स को रीड करते हो तो आपको पार्ट्स में ब्रेक कर करके रीड करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके न्यूमेरिकल में क्या गिवन वैल्यू है वो आपको समझ में आएंगी, क्या फाइंड करना है वो भी आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, इट इज़ रिलेटेड टू मोशन। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए ट्रेन एक्सेलरेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यही पता चल गया कि एक ट्रेन है जो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े होंगे तो वहाँ पर हमें यह पता चला होगा कि एक इनिशियल वेलोसिटी होती है और एक फाइनल वेलोसिटी होती है, यानी एक इनिशियल स्पीड और एक फाइनल स्पीड। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमें आसानी से ये समझ में आ रहा है कि ये उसकी इनिशियल स्पीड है और ये क्या है, फाइनल स्पीड है इन 10 सेकेंड। तो यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है, टाइम भी कितना, 10 सेकेंड। और हमें बोला क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन। तो इस तरीके से आपको इस न्यूमेरिकल को पार्ट्स में ब्रेक करके रीड करना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो भी गिवन वैल्यूज है वो आपको पता चल जाएंगी, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर गिवन वैल्यू क्या क्या गिवन है, अगर मैं गिवन वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले तो मुझे इनिशियल स्पीड दिया है विच इज़ इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, और फिर यहाँ पर हमें क्या दिया है, फाइनल स्पीड विच इज़ इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, और हमें यहाँ पर टाइम दिया, कितना टाइम दिया है, 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो एक बार आपने गिवन लिख लिया और साथ साथ में आपको ये भी पता चल रहा है कि हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। याद रहे, आप जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप फॉलो करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने स्टेप वाइज कैलकुलेशंस किए हैं, यानी पहले आपने गिवन लिखा है, फिर फाइंड लिखा है, फिर फॉर्मूला अप्लाई किया है, उसके बाद उसका कैलकुलेशन पार्ट किया है, तो इस तरीके से करने से फ़ायदा ये होता है कि इवन अगर आपका फाइनल आंसर रॉन्ग भी हो जाता है तो उससे आपके पूरे मार्क्स कट नहीं होंगे, स्टेप के फिर भी मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर गिवन वैल्यूज लिख ली और मुझे क्या फाइंड करना है मैंने यहाँ पर वो भी लिख लिया। अब सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, चेक इफ देयर यूनिट्स आर फॉलोइंग SI और CGS सिस्टम और नॉट। तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखने के बाद हमें ये देखना है कि उसमें जो भी यूनिट्स दी हुई हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करनी चाहिए, या तो वो SI यूनिट को फॉलो करे या तो वो CGS यूनिट को फॉलो करे। तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो देखो, किलोमीटर पर आवर
और ये क्या है सेकंड में है, तो टाइम तो एसआई यूनिट को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो मेरे पास क्वांटिटीज़ हैं ये एसआई यूनिट को फॉलो नहीं कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट स्पीड किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट का यहाँ पर फॉर्मूला है, तो ये कितना हो जाएगा, समथिंग अराउंड 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ से अपने को स्पीड कितनी मिल गई, 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ से अब देखो, अगर आप देखोगे तो ये मीटर पर सेकेंड में है, ये भी स्पीड मीटर पर सेकेंड में है और ये सेकेंड में है। तो अब तीनों जो हमारी गिवन वैल्यूज हैं वो एसआई यूनिट को फॉलो कर रही हैं। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला स्टेप जो हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वैल्यू एंड व्हाट टू फाइंड, थिंक अबाउट द फॉर्मूला। अब हमें गिवन वैल्यूज भी हमारी मिल गई, हमने यूनिट्स को भी मैच करा दिया। अब हमारा मेन काम क्या है कि हमें फॉर्मूला के बारे में सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, वो हमें सिर्फ गिवन वैल्यूज देखकर और क्या फाइंड करना है उसे देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि क्या हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर पूछा है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो फॉर्मूला आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट यहाँ पर हमें दो वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है और मेरे पास यहाँ पर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दी है। तो फिर हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T। तो अब देखो यहाँ पर तीनों वैल्यूज मेरी फिट बैठ रही हैं और मुझे एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है तो वो आसानी से मुझे मिल जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम यहाँ पर कितना है 10 सेकेंड। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखने के बाद रीअरेंज इट अकॉर्डिंग टू व्हाट इट इज आस्क्ड और फाइंड। यस, ये बहुत जरूरी है। जैसे आप एक बार फॉर्मूला को लिख लेते हो, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या करना है, पहले वैल्यू को पुट अप नहीं करना है, पहले वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। पहले आपको ये देखना है कि उसमें मुझे फाइंड क्या करना है। जैसे यहाँ पर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना था तो फॉर्मूला रखने के बाद मैं डायरेक्टली वैल्यू को पुट अप करके आंसर निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ रीअरेंज नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा होता कि मान लो कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना होता तो फिर आपको पहले से वैल्यू को पुट अप नहीं करना है। पहले आपको जो फाइंड करना है उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है और बाकी सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड में रखना है। उसके बाद ही आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है ताकि फिर वहां से भी कोई गलती ना हो इधर से उधर वैल्यूज को करने में। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, राइट द फॉर्मूला, रीअरेंज इट अकॉर्डिंग टू व्हाट इट इज आस्क्ड, ये तो हमने देख लिया। देन फाइनली क्या करना है, आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है एंड डू द कैलकुलेशन पार्ट। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको कैलकुलेशन पार्ट करना है। अब जो कैलकुलेशन पार्ट है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल। 1 मार्क्स टाइप न्यूमेरिकल्स हैं, 2 मार्क्स टाइप न्यूमेरिकल्स हैं, 3 मार्क्स टाइप न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लेवल के हिसाब से उसका जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो भी डिफर करेगा। कोई कैलकुलेशन ऐसे होंगे जो बहुत आसानी से हो जाएंगे, कोई कैलकुलेशन ऐसे होंगे जहां पर आपको लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना पड़ेगा या तो रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट का यूज़ करना पड़ेगा। सम जगह पे ऐसे हैं जहां पर आपको नेचुरल टेंजेंट्स, नेचुरल कोसाइन, साइंस वगैरह का भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो कैलकुलेशन का पार्ट तो वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ओके, एंड फाइनली राइट द आंसर विथ इट्स यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम लोग पूरा फॉर्मेट देख लेते हैं, कर लेते हैं, फाइनली हमारा आंसर भी आ जाता है, लेकिन आंसर के साथ साथ हम एसआई यूनिट को लगाना भूल जाते हैं। और अगर आपने यूनिट को नहीं लगाया आंसर के साथ तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो यूनिट्स का वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं कि इन स्टेप्स को फॉलो करके आप न्यूमेरिकल्स को आसान बना सकते हो और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए डिपेंड करेगा कि वो टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स क्या है, किस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, उसका कंटेंट क्या है और साथ साथ में ये डिपेंड करेगा कि उसका कैलकुलेशन पार्ट क्या है। ठीक है, तो सो आई होप सो दैट दिस स्टेप्स will guide you to solve the physics numerical in a very easy way.